वेलकम बैक। भारत के तीसरे चांद मिशन चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाना है। मिशन के लिए तैयारियां आखिरी चरण में है। कैसे प्राप्त होगी सॉफ्ट लैंडिंग की उपलब्धि, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। भारत अंतरिक्ष जगत में एक और लंबी छलांग लगाने को तैयार है। हम बात कर रहे हैं चंद्रयान-3 मिशन की। इस मिशन को अमली जाला पहनाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिक दिन रात कड़ी मेहनत में जुटे हैं। चंद्रयान-3 भारत का चांद पर तीसरा मिशन है। सारी परिस्थितियां अनुकूल रही तो 14 जुलाई को चंद्रयान-3 को प्रक्षेपित किया जाएगा। ऐसे इसरो ने इसके प्रक्षेपण के लिए 13 से 19 जुलाई के बीच का विंडो तैयार किया है। इसरो के अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रम कार्यालय की पूर्व निदेशक डॉक्टर एस सीता के मुताबिक चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण हवा और अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। योजना के मुताबिक सब कुछ ठीक रहने पर चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर किया जाएगा। चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान को अपने नए प्रक्षेपण रॉकेट LVM-3 से जोड़ दिया गया। डॉक्टर सीता के मुताबिक प्रयोग एक चंद्र दिवस के दौरान किए जाएंगे, यानी इनमें पृथ्वी के करीब 30 दिन लगेंगे। इस मिशन के लिए शुरुआती 15 दिन काफी महत्वपूर्ण होंगे। इस मिशन का मकसद अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने से संबंधित महत्वपूर्ण तकनीक का प्रदर्शन करना है। इस मिशन के तहत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर को उतरना है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। चंद्रमा पर मिशन भेजने के उद्देश्य को लेकर नासा कहता है कि चंद्रमा पृथ्वी से बना है और यहां पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास के साक्ष्य मौजूद है। हालांकि पृथ्वी पर ये साक्ष्य भौगोलिक प्रक्रिया की वजह से मिट चुके हैं। आखिर क्यों भेजे जाते हैं चंद्र मिशन, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। जिस चंद्रमा को हम दूर से देखते हैं उसमें अब भारत का चंद्रयान-3 मिशन भेजा जा रहा है। इसरो का बहुप्रतीक्षित मिशन लॉन्चिंग के लिए तैयार है। इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग का है। पृथ्वी और ब्रह्मांड के इतिहास का अध्ययन करने के लिए चंद्रमा वैज्ञानिकों का एक लक्ष्य बन चुका है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान-3 मिशन चंद्रयान-2 का ही अगला चरण है, जो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और परीक्षण करेगा। चंद्रयान-3 को मिलाकर अकेले भारत के ही 3 चंद्र मिशन हो जाएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि जब पृथ्वी और ब्रह्मांड के इतिहास का अध्ययन करने की बात आती है तो चंद्रमा एक खजाना है। चंद्रमा पृथ्वी से बना है और यहाँ पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास के साक्ष्य मौजूद है। हालांकि पृथ्वी पर ये साक्ष्य भूगर्भिक प्रक्रियाओं की वजह से मिट चुके हैं। नासा के मुताबिक चंद्रमा वैज्ञानिकों को प्रारंभिक पृथ्वी के नए दृष्टिकोण प्रदान करेगा। इसके साथ ही पृथ्वी के इतिहास और संभवतः भविष्य को प्रभावित करने में क्षुद्र ग्रह प्रभावों की भूमिका के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उपस्थिति स्थापित करके मनुष्य पृथ्वी पर जीवन को बढ़ाएंगे और अपने सौर मंडल के बाकी हिस्सों और उससे आगे का पता लगाने के लिए तैयार होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। सीमा को 2019 में ऑनलाइन PUBG गेम खेलते हुए ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा के रहने वाले सचिन मीणा से प्यार हो गया। ऐसे में सीमा ने सचिन के साथ रहने का फैसला भी किया, जिसके बाद सीमा और सचिन को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने फाइल करी गई चार्जशीट में क्या सनसनीखेज खुलासे सामने आए हैं, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। पाकिस्तान से अपने प्यार के लिए भारत आई सीमा हैदर को लेकर अब तरह तरह की खबरें सामने आ रही है। कोई सीमा हैदर को ISI का एजेंट बता रहा है तो कोई इसे बड़ी साजिश का चेहरा बता रहा है। इसी बीच सीमा हैदर और सचिन के खिलाफ ग्रेटर नोएडा से रबुपुरा में दर्ज FIR की कॉपी सामने आई है। FIR के मुताबिक सीमा को 2019 में ऑनलाइन PUBG गेम खेलते हुए ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा के रहने वाले सचिन मीणा से प्यार हो गया। सीमा हैदर को भारत का वीजा न मिलने पर उसने नेपाल का वीजा लिया। इसके बाद वह 10 मार्च 2023 को शारजहां होते हुए नेपाल पहुंची। इसके 2 महीने बाद सीमा फिर से टूरिस्ट वीजा लेकर नेपाल पहुंची। इस बार सीमा अपने साथ 4 बच्चे भी लेकर आई। पोखरा से दिल्ली आने के लिए सीमा
एसी डिलक्स में 3 टिकट बुक करवाई, जहां सचिन उसका इंतजार कर रहा था। पुलिस को 3 जुलाई को मुखबिर से सीमा और सचिन के हरियाणा में छिपे होने की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस ने 4 जुलाई को हरियाणा के वल्लभगढ़ से सचिन, सीमा और उसके 4 बच्चों को हिरासत में लिया। हालांकि सचिन और सीमा को 7 जुलाई को कोर्ट से जमानत मिल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। चीन का S-400 एयर डिफेंस प्रणाली भी भारत में बनी दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उसे रोक नहीं सकती। क्या है खासियत ब्रह्मोस मिसाइल की, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। एक रिपोर्ट के मुताबिक असल में ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। वह बैलिस्टिक मिसाइल से अलग है। S-400 डिफेंस सिस्टम खास तौर से बैलिस्टिक मिसाइलों से सुरक्षा के लिए बनाई गई है। ब्रह्मोस मिसाइल की शानदार रफ्तार की वजह से इसे कोई गिरा नहीं सकता। किसी भी सतह से हवा में मार करने वाले सुरक्षा प्रणाली से ब्रह्मोस को गिराना आसान नहीं है, चाहे वह S-400 एयर डिफेंस प्रणाली ही क्यों न हो। ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही मार्ग बदलने में सक्षम है, चलते फिरते टारगेट को भी ध्वस्त कर सकता है। यह 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है, यानी दुश्मन के रडार को धोखा देना इसे बखूबी आता है। सिर्फ रडार ही नहीं, यह किसी भी अन्य मिसाइल पहचान प्रणाली को धोखा देने में सक्षम है। ब्रह्मोस मिसाइल को मार गिराना लगभग असंभव है। ब्रह्मोस मिसाइल अमेरिका के टोमाहोक मिसाइल की तुलना में दोगुनी अधिक तेजी से वार करता है। युद्धपोत से लॉन्च किए जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल 200 किलोग्राम वॉरहेड ले जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। लेटेस्ट अपडेट आ रही है कि सेंसर बोर्ड ने अक्षय की फिल्म OMG-2 को वापस रिव्यू कमेटी के पास भेज दिया है। कहा जा रहा है कि फिल्म में कुछ सीन्स और डायलॉग्स आपत्तिजनक है। क्या फिल्म OMG-2 की रिलीज पर सेंसर बोर्ड का रोक लग जाएगा? देखते हैं बॉलीवुड रिपोर्ट अंदर की बात में। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार जल्द ही OMG-2 में नजर आने वाले हैं। फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। जब से फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, यह विवादों से घिरी हुई है। अक्षय भगवान शिव के रूप में नजर आ रहे हैं। ऐसे में कई लोगों की भावनाएं आहत हुई है। फिल्म आदि पुरुष की कंट्रोवर्सी को मद्देनजर रखते हुए सेंसर बोर्ड अक्षय कुमार की फिल्म के साथ काफी सतर्क नजर आ रहा है। वह किसी भी तरह का विवाद फिल्म पर नहीं चाहता है, इसलिए इसे दोबारा रिव्यू कमेटी के पास भेजा गया है। जिस तरह से आदि पुरुष को लेकर लोगों की भावनाएं आहत हुई थी, इस फिल्म से न हो और फिल्म का सब्जेक्ट भगवान से जुड़ा है, तो इसमें रिव्यू और ध्यान से करना बनता है। हालांकि अब तक यह क्लियर नहीं हुआ है कि आखिर किस सीन या डायलॉग पर आपत्ति जताई जा रही है। रिव्यू होने के बाद जब फिल्म वापस सेंसर बोर्ड के पास जाएगी, तो इस पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। फिल्म 11 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होगी, पर जब सेंसर बोर्ड ने ओ माय गॉड 2 पर रोक लगा दी है, तो अब कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GST। पटना में बीजेपी की ओर से किए जा रहे मार्च में पुलिस लाठीचार्ज में एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई। लाठीचार्ज के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता रोड पर गिर गए, जिसके उनके सिर में चोट आ गई। चोट लगने के चलते उनकी मौत हो गई। पुलिस ने सांसद और विधायकों पर भी लाठीचार्ज किया। देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। बिहार में टीचर्स अभ्यर्थियों के सपोर्ट और चार्जशीटेड तेजस्वी यादव को बर्खास्त करने की मांग को लेकर बीजेपी की ओर से निकाले गए विधानसभा मार्च को रोकने के लिए पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज में घायल एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत होने की बात कही जा रही है। घायल नेता को PMCH में भर्ती करवाया गया था। हमारा एक कार्यकर्ता विजय कुमार सिंह, जो जहानाबाद का जिला महामंत्री है, उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने इतनी बुरी तरह से पिटाई की कि अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो गई। हम पुलिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज करेंगे और ये सब कुछ नीतीश कुमार के इशारे पर। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बताया कि बीजेपी के जहानाबाद के महामंत्री विजय कुमार सिंह पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठियां चलाई। लाठियां खाने के बाद वह रोड पर गिर गए, जिससे उनके माथे में चोट आई। रोड पर गिरने के बाद भी पुलिस उन पर लाठियां बरसाती रही। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उन्हें तारा नर्सिंग होम भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि बाद में PMCH भेजा गया, वहां भी डॉक्टरों ने उन्हें मृत ही बताया गया। लाठीचार्ज के दौरान बिहार पुलिस ने बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और बिहार के नेता विपक्ष विजय कुमार सिन्हा के ऊपर भी
लाठी बरसाई गई। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को गंभीर चोटें आई है। मार्च के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी और जीवेश मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट जी। ब्रिजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, वो सामने आई है। क्या हुआ चार्जशीट में? सनसनीखेज खुलासा, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। पहलवानों और ब्रिजभूषण के मामले में नया मोड़ आया है। ब्रिजभूषण के खिलाफ दाखिल चार्जशीट में पीड़ित रेसलर ने जो बयान पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने दिए थे, उसके समर्थन में 16-17 लोगों ने गवाही दी है और आरोपों को सही बताया है। 3 साथी रेसलर ने पीड़ितों के बयान का समर्थन करते हुए इनके पक्ष में गवाही दी है। इसके अलावा सबूत के तौर पर पहलवानों की तरफ से फोटो भी दिया गया था, जो कि चार्जशीट का हिस्सा है। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा, यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के अपराधों के लिए ब्रिजभूषण पर मुकदमा चलाया जा सकता है और उन्हें सजा दी जा सकती है। ब्रिजभूषण पर धारा 354, 354A, 354D के तहत मामला दर्ज हुआ है। जानकारी के मुताबिक यह तस्वीर सिरिकोट ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम के दौरान क्लिक की गई थी। एक महिला पहलवान ने 6 जगहों का जिक्र किया था जहां उसे लगा कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने उसके साथ छेड़छाड़ की है। सभी पीड़ितों के बयान धारा 161 और धारा 164 के तहत दर्ज किए गए। पीड़ित ने न केवल लगाए गए आरोप को समर्थन किया, बल्कि उत्पीड़न की घटनाओं पर स्पष्टीकरण भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत फिर एक बार स्वयंवर करना चाहती है। राखी ने कहा कि वह अब मां बनना चाहती है और उन्हें अपने बच्चों के लिए पिता चाहिए। राखी ने टमाटर के बढ़ते दामों पर भी चुटकी की। कैसा होगा राखी सावंत का स्वयंवर? देखते हैं बॉलीवुड रिपोर्ट अंदर की बात में। बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत फिर एक बार अपने बयानों को लेकर चर्चा में है। राखी सावंत ने हाल ही में बातचीत के दौरान कहा कि वहां एक और स्वयंवर करना चाहती है ताकि अपने बच्चों के लिए पिता तलाश सके। राखी ने लगातार सुर्खियों में बने हुए उनके दोस्त लकी का भी जिक्र किया। राखी सावंत ने कहा कि तुम सबको मिलकर मेरा स्वयंवर पार्ट 2 लॉन्च करवाना चाहिए। कौन राखी सावंत के बच्चों का पिता बनना चाहेगा? मैं मां बनना चाहती हूं और अब मैं ऐसा पार्टनर तलाश रही हूं जो मेरे बच्चों का पिता बनना चाहे। तो चलो एक नया कॉन्टेस्ट शुरू करते हैं। मैं अब अपने बच्चों का पिता तलाश कर रही हूं। राखी सावंत ने टमाटर के बढ़ते दामों पर चुटकी लेते हुए कहा कि जिस तरह टमाटर की कीमतें बढ़ती जा रही है, उन्हें ध्यान में रखते हुए वहां अपने घर में खुद का टमाटर का पौधा उगाना चाहती है। राखी सावंत ने कहा कि मैं आप लोगों से अपील करती हूं कि लकी सी के बारे में कुछ मत पूछो। वहां अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल ही रखना चाहते हैं। मालूम हो कि राखी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो और लकी एक दूसरे से काफी क्लोज है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के लिए रवाना हो गए हैं। 13 और 14 जुलाई को वो अपने 2 दिन के फ्रांस दौरे पर होंगे। पिछले 2 महीने में पीएम मोदी की ये चौथी विदेश यात्रा है। किस मुद्दों पर हो सकती है बातचीत? क्या है प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम? देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के लिए रवाना हो रहे हैं। 13 और 14 जुलाई को वो अपने 2 दिन के फ्रांस दौरे पर होंगे। पिछले 2 महीने में पीएम मोदी की ये चौथी विदेश यात्रा है। 2014 में पीएम बनने के बाद से पीएम मोदी 5 बार फ्रांस का दौरा कर चुके हैं। ये उनकी छठी यात्रा होगी। इस दौरान भारत और फ्रांस के बीच कई रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। 13 जुलाई को अपने दौरे के पहले दिन पीएम मोदी लास एंड म्यूजिकल में एक प्रवासी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति मैक्रो LAC पैलेस में अपने आधिकारिक आवास पर एक डिनर के लिए पीएम मोदी की मेजबानी करेंगे। दूसरे दिन यानी 14 जुलाई को औपचारिक प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। इसी दिन पीएम मोदी बेस्टिल डे परेड में अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति मैक्रो उन्हें लोवर के दौरे पर ले जाएंगे। यहाँ दोनों नेता सबसे प्रसिद्ध और सबसे महंगी पेंटिंग मोनालिसा के साथ फोटो क्लिक करवा सकते हैं। बता दें कि फ्रांस में भारतीय प्रवासियों की संख्या लगभग 5 लाख है। फ्रांस में 50 से ज्यादा भारतीय सामुदायिक संगठन सक्रिय है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में फिलहाल 10,000 भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।